हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग की बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए बहुत मेहनत से लिखे हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपका ही फ़ायदा है इसमें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर। तो आप टोटल 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। आप लोग के लिए 3 से 4 5 लाइनों में लिख के लाएँ केवल, ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ पाओ। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि प्रकाशिक पथ क्या होता है। तो नाम ही से पता चल रहा है जैसे कि हमको प्रकाशिक पथ। तो प्रकाशिक पथ क्या होता है? ऐसा पथ जो कि प्रकाश जिस पर चलता हो, तो वही होगा प्रकाशिक पथ। जैसे कि होता है कि सत्य का पथ है ना, या फिर भक्ति पथ। तो भक्ति पथ क्या होता है? जैसे भक्ति के पथ पर चलने वाला होता है भक्ति पथ, है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रकाशिक पथ क्या होगा। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका कि यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में डी दूरी तय करे। डी दूरी मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक्स दूरी मान ली इन्होंने। जैसे हम लोग मैथ में मानते हैं ना कि माना एक्स है, तो वैसे हमने यहाँ पर डी मान लिया है। जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? एन है। तब गुणन एन डी प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। मतलब कि जो फिर आपकी टोटल यहाँ पर जो प्रकाशिक पथ होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, मतलब अपवर्तनांक का और दूरी का। तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया पथ प्रकाशीय पथ कहलाता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा, ये क्वेश्चन हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि तरंगाग्र हम लोग किसे कहते हैं। तो तरंगाग्र होता क्या है, पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि तरंगाग्र होता क्या है। तरंगाग्र भैया देखो, ये होता है कि जैसे आप लोग मान लो कि ये कोई इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। कोई गोला है, इसके चारों ओर इस तरह से ऐसे ऐसे करके एक सन सूरज है वैसे मान लीजिए बना हुआ है, कोई कर्ण है, ठीक है। तो इसका हर एक पॉइंट से बढ़ता चला जाएगा आगे। फिर यहाँ पर मान लीजिए गोल कर दें, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये निकलता चला जाएगा, है ना, ऐसे इस तरह से। फिर हमने मान लीजिए यहाँ पकड़ लिया, फिर हमने ऐसे ऐसे करके निकाल दिया। फिर ऐसे एक मतलब ऐसे बढ़ता रहेगा, एक सीरियल, एक क्रम श्रृंखला की तरह, एक झालर टाइप का ये बढ़ता रहेगा आगे। तो यही होता है हमारा तरंगाग्र। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, इसकी डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन इसकी देखिए बहुत ही सिंपल आपको दिख रही होगी पीछे बैकग्राउंड में, कि किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, ठीक है। यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो। तो देखिए, जो हम लोग खींचते चले जा रहे थे अभी, तो यहाँ पहले वो सब क्या थे? समान कला में थे, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में थे। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो फिलहाल अगर ये लाइन आप लोग को ना लिखनी हो तो इसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। ये आप लोग के लिए केवल समझाने के लिए लिखी गई थी लाइन की क्या होता है तरंगाग्र हमारे लिए, ठीक है। तो आपकी जो मेन डिफिनेशन है आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, जो आपकी मेन तरंगांक की डिफिनेशन है, क्योंकि 2 या 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको वैसे भी लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो दहली आवृत्ति नाम आप लोग को सुना सुना लग रहा होगा, ठीक है, दहली, लेकिन डिफिनेशन आप लोग को क्लियर याद नहीं आ रही होगी। तो दहली आवृत्ति, इसके साथ एक और चीज़ पूछी जाती है जिसका नाम होता है कार्यफलन। तो वो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं, दहली आवृत्ति क्या है। तो दहली आवृत्ति की डिफिनेशन देखिए क्या है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है। आपतित प्रकाश मतलब आने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। जो भी किसी धातु से क्या कर सके? प्रकाश का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई धातु रखी हुई है, इस पर क्या हो रहा है कि कोई आपतित प्रकाश, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ से क्या करे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का वो उत्सर्जन कर सके। अब हीट करके करे चाहे जैसे करे, मतलब उत्सर्जन होना चाहिए प्रकाश का, ठीक है। इतना इसका कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए क्या कह रहा है इसमें कि इसे वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसे वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। मतलब कि इसमें कम आवृत्ति का अगर प्रकाश आप उसी धातु, जैसे हमने अभी चौकोर बनाई थी ना कोई मेटल या धातु, तो उस पर अगर आप कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हो तो उस धातु में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपको किसी धातु में से उत्सर्जित कराने हैं तो उसकी जो आने वाले प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब कि आवृत्ति होगी, वो हमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की रखनी पड़ेगी। तो इतना कॉन्सेप्ट है केवल दहली आवृत्ति का। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो भैया कला संबंध स्रोत होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी डिफिनेशन पढ़ेंगे फिर समझेंगे कला संबंध स्रोत क्या होता है। कि ऐसे दो स्रोत हों जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है। मतलब ऐसे कोई दो स्रोत जिनके बीच कालांतर, मतलब कि टाइम लैप्स होता है, वो हमेशा कम रहता है।
कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए कि कोई दो स्रोत हैं, इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ, तो इनके बीच जो टाइम लैप्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा या फिर कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कला संबंध स्रोत। दो कला संबंध स्रोतों से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो फिलहाल आपको 2 नंबर में ज़्यादा नहीं लिखना है, आप यहाँ तक लिख दोगे तब भी आपके लिए अच्छे खासे 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद भैया देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये न्यूमेरिकल है कि क्या पूछ रहा है इसमें। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो नीचे आपको सोल्यूशन भी इसका दिख रहा होगा। यहाँ पर जो लिखा गया है कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है। ए हमारा क्या होता है? प्रिज्म का विचलन, वो सॉरी प्रिज्म कोण होता है हमारा। ठीक है, तो ए हमारा प्रिज्म कोण होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, मतलब प्रिज्म कोण यहाँ पर कितना दिया है हमको? 63 दिया हुआ है। पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण कितना दिया हुआ है? 29 डिग्री। तो विचलन कोण हमारा होता है डेल्टा एम। ये कितना दिया हुआ है? 29 डिग्री। हमें निकालना है यहाँ पर आपतन कोण। आपतन कोण हमारा क्या होता है? आई। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? आई हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। यहाँ पर आपतन कोण आई का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2। तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आपका निकल आएगा। जैसे एक ही जगह आप क्या रखेंगे? एक ही जगह पे आप रख दोगे 63 और डेल्टा एम की जगह रख दोगे 29। तो जो आंसर होगा आपका वो निकल आएगा। आई थिंक 92, ऊपर 92 आएगा, नीचे 2। तो आपका आंसर रहेगा इसका शायद 46 रहेगा इसका आंसर आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ कह रहा है यहाँ पर कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण, यहाँ पर दिया हुआ है हमको 10 डिग्री। तो विचलन कोण हम लिख देंगे डेल्टा एम 10 डिग्री। और प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रिज्म कोण हमको दिया हुआ था। तो यहाँ पर प्रिज्म कोण हमारा कितना हो जाएगा? देखिए प्रिज्म कोण यहाँ पर आपको एक सेकेंड, प्रिज्म कोण अच्छा ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? n इक्वल टू 1.5। तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एम, मतलब कि विचलन कोण का, कि डेल्टा एम इक्वल टू n-1 a। तो a आप लोग इधर ही रोक लीजिए, डेल्टा एम को इसके नीचे भेज देंगे तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा प्रिज्म कोण का। तो बस डेल्टा एम की जगह आप 10 डिग्री रख दीजिएगा ऊपर, और अपॉन में जो है ना अपॉन 1 नीचे रहेगा, उसकी जगह 1.5 रख दीजिएगा, तो आंसर इसका निकल आएगा। और जो बच्चा इसका आंसर निकाल ले कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोगों को हमको लिखना है, कि पराबैंगनी किरणों के कौन से दो उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसके दो ही उपयोग होते ही हैं। देखिए कि पहला होगा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, मतलब कि खाने की वस्तुओं को हम जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उनसे हमारी सुरक्षा करता है। दूसरा ये होती है कि अदृश्य लिखाई, मतलब जो आप लोग पहले नकल करते हैं लोग, जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यूपी पुलिस भर्ती रिसेंटली जैसे होने वाली है, या फिर कोई भी वैकेंसी होती है रेलवे वगैरह की, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, कि बहुत बच्चे नकल लेके पहुंच जाते हैं। अदृश्य लिखाई आप लोगों ने शायद याद हो कि छोटे पे आप लोग, जब हम लोग छोटे होंगे तो एक पेन चला था कि हाथ पे लिख लो, उसके बाद जब टार्च लाइट उस पर मारेंगे तभी वो दिखाई देगा। तो उसी तरह से अदृश्य जो लिखाई होती है उसको, उस पर अगर हम लोग पराबैंगनी किरणें डालें तो हमको जो है जो लिखा होगा वो साफ दिखाई देने लगेगा। नकली दस्तावेजों की पहचान में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि नोट आप लोग, जैसे 500 का नोट या फिर 2000 का नोट तो अब नहीं है खैर, लेकिन हाँ 500 का नोट अभी आप लोग असली नकली कैसे देखते हैं? बहुत लोग आप लोगों ने देखा होगा ऊपर सूरज की तरफ कर देंगे, उसमें देखेंगे लाइट। तो वही क्या होती है, पराबैंगनी किरणों की सहायता से वो लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि नोट असली है कि नकली है। दूसरा है कि उंगली के निशानों का पता लगाने में, तो इसका उपयोग जो है वो बायोमेट्रिक में भी किया जाता है। बायोमेट्रिक मतलब कि अगर बोलें तो जैसे वो होता है बायोमेट्रिक, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर आप लोग राशन वगैरह या फिर कहीं बैंक में जाओ तो पैसे निकालने हो एटीएम से, तो वो बायोमेट्रिक मिलान से ही निकलते हैं। तो वो सब किसकी सहायता से होता है? पराबैंगनी किरणों की सहायता से होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है यहाँ पर कि विस्थापन धारा क्या होती है, तो सूत्र लिखिए। तो भैया विस्थापन धारा उसमें पूछा है, हम लिख देते हैं विस्थापन धारा क्या होती है, सिंपल सा उसका सूत्र लिख देंगे फिर। तो डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है कि किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बच्चों ध्यान से आप लोग देखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी परिपथ में समय के साथ जो परिवर्तित होती है वैद्युत क्षेत्र, उसके कारण, मतलब किसी भी परिपथ में जो समय के साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन धारा। इसे हम लोग ID से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा का।
उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि वाटहीन धारा क्या होती है। तो भैया वाटहीन धारा क्या होती है, हम लोग इसको देख लेते हैं क्या होती है वाटहीन धारा। कि यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता है, मतलब कि या तो केवल एल उसमें लगा हुआ है, एल मतलब होता है इंडक्टेंस, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा जैसे हीटर की कॉइल होती है, ये होता है इंडक्टेंस। और यहाँ पर या फिर केवल धारिता मतलब कि इस तरह से लगा हो, तो एक सर्किट आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से जो होता है, इसमें ये जुड़ा होता है, फिर करके नीचे अपना करके प्लस माइनस लगा होता है। तो कहने का मतलब होता है इसमें प्रतिरोध ना के बराबर हो, प्रतिरोध मतलब हो ही ना, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होते हुए भी औसत शक्ति 6 शून्य रहता है, इसलिए ऐसी प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। मतलब आपको सिंपल लिख देना है कि वाटहीन धारा वह होती है जिसमें केवल एल और सी होता है। एल मतलब होता है यहाँ पर इंडक्टेंस और सी मतलब होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा होती क्या है उसको आज हम लोग इस डिफिनेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। कि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक, प्रेरक, कुंडली और संधारित्र में तीनों या किन्हीं दो के द्वारा डाले गए विरोध को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। मतलब कि या तो प्रेरण या फिर कुंडली के संधारित्र या फिर तीनों, मतलब कि या तो इंडक्टेंस इस या आपको कहीं पर देखने को मिल जाए, या फिर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए इस तरह से जो होता है, या फिर कैपेसिटेंस, ये तीनों अगर कहीं देखने में मिल जाए किसी परिपथ में, तो उसमें क्या होगी, प्रतिबाधा उत्पन्न जरूर होगी। तो यही इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कि प्रत्यावर्ती परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है उसमें केवल आपको यही लिखना है कि किसी परिपथ में या तो हमको प्रेरकत्व, या तो रेजिस्टेंस, या फिर मतलब प्रतिरोध, या तो कैपेसिटेंस मतलब कि धारिता, हमको कहीं भी कुछ भी मिल जाए, तीनों में से कोई एक ही चीज़ भी अगर उपस्थित होगी उस परिपथ में, तो वो हमारी क्या होगी, प्रत्यावर्ती परिपथ। उसके बाद बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली क्या होती है, देखिए ध्यान समझिएगा चौक कुंडली होती क्या है। कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना, ह्रास मतलब कि वैद्युत ऊर्जा की हानि हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है। चौक कुंडली के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा की बिना हानि के धारा को कम कर सकते हैं, जिसे चौक कुंडली कहते हैं। तो ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है इसमें, क्योंकि समय आप ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। आपको पढ़ना है तो आप नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ ये पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं। जिसको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।